डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल GVN क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार, सब्जेक्ट ज्योग्राफी, क्लास 12, लेसन नंबर फर्स्ट। लेसन का नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम मानव भूगोल को समझाएंगे। मानव भूगोल को भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा माना गया है। भूगोल अध्ययन के रूप में अनुभवाविक एवं व्यवहारिक रूप से भूगोल का संबंध मानव के लिए प्रत्यक्ष रूप से है। इसमें प्राकृतिक एवं मानव के बीच का संबंध अध्ययन किया जाता है। इस आधार पर भूगोल को दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में बांटा जा सकता है, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। भौतिक भूगोल को हम अपने भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, अर्थात पर्यावरण में आने वाले भौतिक कारकों का जब मानव भूगोल में हम भौतिक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच मानवीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार में हम मानव भूगोल की एक परिभाषा वर्णित कर सकते हैं, जैसे कि हम एलन सी सैंपल इसके अकॉर्डिंग के अनुसार इसके अनुसार परिभाषा है। हम मानव भूगोल की परिभाषा पर विचार करते हैं तो उनके अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच की पारस्परिक घटनाओं का अध्ययन है, अर्थात भूगोल का सीधा अर्थ मानव व पृथ्वी के बीच की क्रियाओं का अध्ययन है। ये कहते परिभाषा। अब ले चलते हैं मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति, इसको समझाएंगे। हम मानव भूगोल जिस प्रकार वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है, उसी प्रकार मानव भूगोल का संबंध स्थान से है, अर्थात वह स्थान जहाँ पर मानव निर्मित दृश्य या भौगोलिक क्रियाएं आदि आते हैं, वह उस स्थान से संबंधित हैं। यह है हम भूगोल की प्रकृति। भूगोल की प्रकृति के से बात करें तो इसका सीधा संबंध मानवीय क्रियाओं से है, जो कहाँ, कब और कैसे संपन्न हुई है। इसी मानवीय क्रियाओं से हम जैविक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण सम्मिलित होते हैं। उसे मानव भूगोल की प्रकृति कहा जाता है। अब है मानव भूगोल की शाखाएं। मानव भूगोल की शाखाएं। अब मानव भूगोल की शाखाएं को समझाएंगे। क्योंकि मानव आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं का अध्ययन भूगोल कहलाता है, अतः इस आधार पर हम मानव भूगोल को अनेक आधार में बांट सकते हैं। नंबर 1 आर्थिक भूगोल। नंबर 1 आर्थिक भूगोल। तो इसको समझाएंगे पहले आर्थिक भूगोल को। यह मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। आर्थिक संबंध जीवन मापन के लिए प्रकृति का उपभोग
कराना है। अर्थात आर्थिक भूगोल का सीधा संबंध कृषि, परिवहन, वाणिज्य, संसाधन आदि के अंतर्गत आता है। नंबर 2 है सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल, इसको समझाएंगे। क्योंकि सांस्कृतिक हमारे मानव जीवन का अभिन्न और आवश्यक अंग है, अर्थात सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत प्रतिरूप, रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास आदि कारक आते हैं। नंबर 3 जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल, तो इसको समझाएंगे जनसंख्या भूगोल को। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत हम जनसंख्या घनत्व, वृद्धि दर, लिंग अनुपात, साक्षरता का अध्ययन करते हैं। नंबर 4 है सामाजिक भूगोल। नंबर 4 क्या? सामाजिक भूगोल, इसको समझाएंगे। सामाजिक भूगोल में मनुष्य के सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत समुदायों, संस्थाओं और अनेक कार्यों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 5 राजनैतिक भूगोल। राजनैतिक भूगोल, इसको समझाएंगे राजनैतिक भूगोल को। राजनैतिक भूगोल के अंतर्गत राजधानियों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है और इसे राजनीतिक भूगोल का ही विषय कहा जाता है। नंबर 6 पारिस्थितिकी भूगोल। पारिस्थितिकी भूगोल, मनुष्य जिस प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण में रहता है वह उसकी पारिस्थितिकी कहलाती है। नंबर 7 है ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल, इसके अंतर्गत जो है प्रत्येक मानव समाज का एक इतिहास होता है। ऐतिहासिक भूगोल में हम इसी भौगोलिक समाज का अध्ययन करते हैं। नंबर 8 है ग्रामीण एवं नगरीय भूगोल। इसको समझाएंगे। इस शाखा के अंतर्गत हम उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक संसाधन, उत्पत्ति आदि का अध्ययन करते हैं। नंबर 9 मानचित्र भूगोल। मानचित्र भूगोल, इसके अंतर्गत इस शाखा के अंतर्गत हम किसी क्षेत्र का मानचित्र की सहायता से अध्ययन कर सकते हैं। और नंबर 10 है प्रादेशिक भूगोल। नंबर 10 क्या? प्रादेशिक
भूगोल, प्रादेशिक भूगोल। इसके अंतर्गत प्रादेशिक भूगोल को हम किसी प्रदेश के आकार, भौगोलिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, इसके लिए हम प्रादेशिक भूगोल कहलाते हैं। अब जो बताएंगे हम मानव का प्राकृतिकरण मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण पहले इसको समझाएंगे। मानव शुरू से ही अपनी क्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता रहा है। जैसे मानव ने प्रकृति के लिए कुछ नियम बनाए हैं, अनेक तंत्रों की सहायता से इसकी सहायता की जाती है। जैसे घर्षण व ऊष्मा के लिए अग्नि की खोज ने बहुत मदद दी। मानव अपनी अन्य क्रियाओं के लिए प्राकृतिक उपयोग में लेता रहा है, जिससे वह शीघ्रता से अनुकूल कर लेता है। इसी तथ्यों के आधार पर एल्सवर्थ हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल इन जियोग्राफी जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण कारक जल व वायु को बताया है। इसी प्रकार मानवीय क्रियाओं के आधार पर ग्रिफिथ टेलर ने एक नई धारणा प्रस्तुत की, जिसे नवनिश्चयवाद कहते हैं। इस सभी तथ्यों के आधार पर हम सभी प्रकृति एवं पर्यावरण के बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष घटनाओं को अध्ययन करते हैं, जिससे मानव का प्रकृतिकरण एवं प्रकृति का मानवीकरण उनकी आपसी क्रियाओं के कारण होता है। आगे चलते हैं। हेडिंग है समय के अनुसार मानव भूगोल। समय के अनुसार मानव भूगोल, इसको समझाएंगे। समय के साथ साथ मानव और पृथ्वी की क्रियाओं का दायरा बढ़ा है, जिससे मानव भूगोल के क्षेत्र में भी एक विशेष वृद्धि हुई है, जिसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 प्राचीन काल। इसको समझाएंगे प्राचीन काल को।
जो कि प्राचीन काल में मानव व पर्यावरण के बीच बहुत कम संबंध था, इसके कारण भूगोल का क्षेत्र भी बहुत ही अल्प है। प्राचीन काल में के अंतर्गत हम सिर्फ सूर्य, वायु, अग्नि, वर्षा आदि का ही संबंध पाते हैं। नंबर 2, मध्यकाल। मध्यकाल मानव की पारस्परिक क्रियाओं को बढ़ने के कारण इसमें नए नए विषयों की खोज हुई, जो कि व्यापारिक खोज विवरण पर आधारित था। और नंबर 3 है आधुनिक काल। आधुनिक काल, इसके अंतर्गत यह वही काल है जिसमें मानव भूगोल का सार्वजनिक विकास हुआ, जो हम हबोल्ट, रीटर, फ्रेडरिक रेडजेल आदि की किताबों के कारण हुआ है। यह विकास 20वीं सदी में सभी देशों में हो गया। 21वीं सदी में मानव ने पारस्परिक क्रियाओं पर विशेष जोर दिया, जिससे भूगोल अनेक नवीन शाखाओं का राजा हुआ, जैसे सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल आदि। अतः हम आधुनिक काल की कुछ अवस्थाओं का वर्णन कर सकते हैं। तो नंबर 1, मानव भूगोल के, अब जो बताएंगे हम आगे, मानव भूगोल के क्षेत्र व उपक्षेत्र। मानव भूगोल के क्षेत्र व उपक्षेत्र। तो इसमें नंबर 1, जनसंख्या व उसकी क्षमता। नंबर 1 है जनसंख्या व उसकी क्षमता। पहले इसको समझाएंगे। इस विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम किसी क्षेत्र के जनसमूह, प्रवास, अधिवास व सामाजिक संरचना करते हैं। तो नंबर 2 है प्रादेशिक। नंबर 2 है प्रदेश के। नंबर 2 प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। तो इसको समझाएंगे। इस विषय के अंतर्गत भूमि, जल, वन, खनिज संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। तो नंबर 3 है सांस्कृतिक वातावरण। नंबर 3 है सांस्कृतिक वातावरण। इसको समझाएंगे।
इस विषय क्षेत्र के अंतर्गत पृथ्वी पर बनने वाले विभिन्न प्रकार के दृश्य आते हैं जो जीव जंतुओं जीविका के साधन परिवहन आदि कारक आते हैं। नंबर 4 है कालिक अनुक्रम। कालिक अनुक्रम इसको समझाएंगे। मानव समाज व अस्तर भौगोलिक क्षेत्र की पारस्परिक क्रियाओं का विषय क्षेत्र कालिक अनुक्रम कहलाता है। नंबर 5 समायोजन। समायोजन व प्रादेशिक संगठन इसको समझाएंगे। समायोजन व प्रादेशिक संगठन इस प्रकार के विषय क्षेत्र में वातावरणीय व मानवीय क्रियाओं की दशा ही सम्मिलित नहीं होती बल्कि उसके विषय पर भी ध्यान दिया जाता है जिसे हम तंत्र कहते हैं। इस प्रकार इसके अंतर्गत असंतुलित व संतुलित क्रियाओं की पहचान होती है। तो नंबर 6 अन्य प्रदेशों से संबंध। नंबर 6 अन्य प्रदेशों से संबंध। इसे समझाएंगे। लास्ट हेडिंग है भूगोल का संबंध पृथ्वी पर अकेले मानव से नहीं होता बल्कि उसके समस्त क्षेत्र में पाए जाने वाले आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक तत्वों से भी होता है। तो इसके अच्छे हेडिंग बता दिए हैं। यही आपका लेसन समाप्त हो गया है। जिस किसी विद्यार्थी की समझ में नहीं आया हो वो कमेंट बॉक्स में बताएं।